हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की आयुर्वेदिक पोर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिक्का से स्टार्ट करते हैं। हिक्का से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो हिक्का में आपने पहले क्या ध्यान रखना है, पहले हेडिंग डलेगी उसके निदान। ठीक है, निदान आप हमेशा 3 कैटेगरी में लिखिएगा, आहारज निदान, विहारज एंड अन्य निदान। ठीक है, तो इसमें हिक्का जो है वो क्या है कि वात कफज है। तो वात कफज वाले हम सारे निदान लिख सकते हैं। गुरु है, विष्टम्भी, अभिषंद, रूख, शीतल, विदाही, अन्न का सेवन करना, विषमाशन और अजीर्ण अवस्था, ये सभी। ठीक है, इसके अलावा विहारज में क्या है, शीतल स्थान में निवास करना, धूम, धूल, तीव्र वायु का सेवन करना, अति व्यायाम, अति मैथुन, ये सारी चीज़ें जो वात को बढ़ा रही हैं या कफ को बढ़ा रही हैं। ठीक है, एंड अन्य निदानों में आप रखेंगे वमन विरेचन के अतियोग। ठीक है, आपने बस इसमें इतना ही रखना है, ज़्यादा आपने निदान में नहीं जाना है। देखिए ये क्या है, काय चिकित्सा का पेपर है। ठीक है, ये हमारा रोग निदान का तो है नहीं पेपर, पैथो का पेपर है नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा बेसिक पैथोलॉजी वगैरह ही एक्सप्लेन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से 10 मार्क्स की तो आपने चिकित्सा लिखनी होती है। तब आप, अगर आपने 10 मार्क्स के हिसाब से चिकित्सा लिखी हुई है इसकी, इस डिज़ीज़ की या कोई भी डिज़ीज़ आई हुई है, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स रहते हैं निदान के लिए, संप्राप्ति के लिए, लक्षण के लिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही काय चिकित्सा है। तो आपने अपने आंसर्स में भी 70% जो पोर्शन आप अपने आंसर का लिखेंगे वो आपने चिकित्सा ही लिखनी है उसमें। ठीक है, एंड बाकी का जो 30 या 40% पोर्शन है वो आपने बेसिक चीज़ें लिखनी है उस डिज़ीज़ के बारे में, बाकी ज़्यादा आपने यहाँ इसमें नहीं लिखना है। फिर अब बात करते हैं संप्राप्ति की। ठीक है, संप्राप्ति में आपने सीधे ये फ्लो चार्ट बना देना है। हम इसे सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है संप्राप्ति चक्र, निदान का सेवन होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर क्या होता है, वायु, ठीक है, फिर क्या होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। वायु द्वारा ऊर्ध्व स्थित कफ क्या होता है, ऊपर की ओर जाने लगता है वायु की वजह से। इसके बाद क्या होता है, वायु के साथ कफ ऊपर जाता है। ठीक है, प्राण और अन्न व स्रोत, प्राण, अन्न एंड उदक व स्रोतस में रुकावट आती है। हिक हिक की ध्वनि के साथ हिक्का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, निदान सेवन करेंगे, वात का प्रकोप हो जाएगा। वात क्या करेगा, कफ को ऊपर की ओर उभारेगा। ठीक है, कफ को क्या करेगा, उरस, वायु द्वारा उरा स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारना। ठीक है, ऊपर की ओर उभरेगा जिसकी वजह से क्या है, कफ सहित वायु का मूवमेंट होगा। एंड क्योंकि वायु जो है कफ को लेते हुए चल रही है तो क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन करेगी कहीं ना कहीं। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, प्राणवय, अन्नवय एंड उदकवय स्रोतस में, जिसकी वजह से क्या है, हिक हिक ध्वनि के साथ हिक्का उत्पन्न होगा। ठीक है, बस इतनी सी संप्राप्ति लिखनी है, संप्राप्ति घटक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने इसके भेद के बारे में वर्णन करना है। भेद क्या है, 5 भेद आपने ध्यान रखना है। महाहिक्का, एक सेकेंड, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता, शुद्र एंड अन्नजा। ठीक है, ये 5 भेद आपने इसके लिखने हैं। इसके अलावा पूर्व रूप आप लिखे तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पूर्व रूप चलिए देख लेते हैं। पूर्व रूप में आपने क्या ध्यान रखना है, उरा और कंठ प्रदेश में भारीपन होगा, मुख में कसैलापन रहेगा, उदर में आदमान रहेगा एंड अरति रहेगी। ठीक है, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, निदान लिखना है, संप्राप्ति लिखने हैं, उसके बाद भेद लिखने हैं। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता, शुद्रा और अन्नजा। ठीक है, महागंभीर, व्यपेता, शुद्र, अन्नजा, ये 5 भेद आपने इसके ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने क्या है, व्यपेता के स्थान पे यमला का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा आप सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या करना है कि ये 5 जो भेद है,
महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता, शुद्रा और अन्नजा, ये जो 5 भेद हैं, इन पांचों भेद के सिर्फ 2-2 लक्षण आपने याद करके लक्षण वाली कैटेगरी में लिखना है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपना मेन फोकस रखना है किस पे, चिकित्सा वाले पोर्शन में। हम यहाँ पे बेसिक जो डिजीज़ के बारे में वो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें मार्क्स ही यहाँ पे सिर्फ चिकित्सा लिखने से मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है कि हम यहाँ पे इसके लक्षण देखेंगे तो 2-2 आपने ध्यान रखने हैं जो मेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो ये है इसका नाम इतना क्या कहते हैं, इसको महाहिक्का कहते ही इसलिए है क्योंकि ये क्या है, यह शीघ्र ही प्राण हरने वाली होती है। और क्या इसका दूसरे नाम है महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला, ठीक है। होने से ये हिक्का सद्य संघाती होती है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें बाकी कि इसमें देखिए नेत्र अश्रु पूर्ति, नेत्रों में अश्रु हमें और भी जगह ध्यान रखेंगे, हम यहाँ भी याद रखना है। प्राणवह, मर्मवह स्रोतस एवं अग्नि को कफ वायु रोककर ज्ञान को नष्ट करके शरीर में जकड़ाहट करता है, ठीक है। नेत्र में अश्रुता रहती है, इसके अलावा वाक स्तब्धता है, संपूर्ण शरीर में कंपन हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। इसमें से जो भी आप याद कर सकें एनी 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गंभीरा हिक्का के बारे में। गंभीरा हिक्का में क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है, ऊपर क्या है, आंखें अश्रुपूर्ण हो जाती हैं, रोगी के बल और मन के व्यापार को नष्ट कर देती है। मन के व्यापार को नष्ट करने का मतलब है कि मन अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही है, इंद्रिय अपने विषय नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा है कि कभी संकोच करेगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी रिलैक्सेशन होगा, कभी पार्श्व संकोच होगा, फ्लैंक्स रीजन में कॉन्ट्रैक्शन करता हुआ अव्यक्त शब्दों के साथ जकड़ाहट और वेदना युक्त हिक्का होगी उसको, ठीक है। इसके अलावा रोगी यहाँ पे मूर्छित हो जाता है, ज्वर, तृष्णा, श्वास आदि उपद्रव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। थर्ड टाइप का है व्यपेता हिक्का, ठीक है। व्यपेता हिक्का में क्या है कि ये है वेग निरंतर ना होकर रुक रुक कर आते हैं, ठीक है। अन्न पाक होने पर वेग की वृद्धि हो जाती है, खाना पच जाने पे ये बढ़ जाता है, यहाँ पे भी अनकॉन्शियस हो जा रहा है, चेतना नाश है। इसके अलावा जम्हाई लेते समय नेत्रों में जल भर जाता है, ठीक है। ये हिक्का भी क्या होता है, प्राणघातक होता है। अब बात कर, ऐसा ही है यमला हिक्का। यमला हिक्का में क्या होता है, हिक्का सिर और ग्रीवा को कपाती हुई रुक रुक कर एक बार में 2 वेग के साथ आती है, ठीक है, रुक रुक कर आती है। व्यपेता का मेन लक्षण ये है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है गंभीरा, गंभीरा में आप ये ध्यान रखें, आंखों के सामने अंधकार आ जाता है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, कभी संकोच कभी प्रसारण, ठीक है। इसके साथ वेदनायुक्त जकड़ाहट शब्द करती हुई हिक्का आती है। और जो महाहिक्का है वहाँ पे क्या है कि नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है, सारे स्रोतस क्या हैं वहाँ बंद हो जाते हैं, अन्न व उदक व स्रोतस बंद हो जाते हैं, वाक स्तब्धता, कुछ बोल भी नहीं पाता वो, और संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्रा हिक्का। शुद्रा हिक्का क्या है, अल्प वेग वाली होती है और शीघ्र ही शांत हो जाती है। व्यायाम एवं परिश्रम से बढ़ती है, मतलब व्यायाम एवं परिश्रम से क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये वात प्रकोपक चीज़ें हैं। इसके अलावा प्राणवह, अन्नवह, उदक व स्रोतस को अवरुद्ध नहीं करती, ठीक है। ये किसी भी चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी। इससे पीछे जो हमने देखा था सबसे पहला महाहिक्का, नाम से पता चल रहा है वो क्या है, स्रोतसों को अवरोध कर रही है। लेकिन शुद्रा हिक्का, इसके नाम से पता चल रहा है शुद्र यानी छोटा, तो ये कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा, ऐसे ध्यान रखिए। इसका भोजन करने पर वेग शांत हो जाता है, भोजन करने के बाद वेग आता किसका है, तो वो आता है व्यपेता का, ठीक है। भोजन करने पर वेग किसका शांत हो जाता है, तो हो जाता है शुद्रा का, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यह हिक्का साध्य होती है। ऊपर की जो 3 हमने पढ़ी है, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, दे आर असाध्य। इसके बाद करते हैं अन्नजा हिक्का, ठीक है। छींक के साथ ये क्या होता है, अविधिपूर्ण भोजन के सेवन से, अधिक मात्रा में शीघ्रता पूर्वक अन्नपान का सेवन करने से, अति तीक्ष्ण मद्य के सेवन से पीड़ित वायु क्या करती है, कोष्ठ में गमन करके अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। तो अन्नजा हिक्का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो जब अविधि पूर्वक कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो उसको अन्नजा हिक्का हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, प्रायः छींक के साथ, मंद शब्द के साथ उत्पन्न होती है, जलपान या भोजन करने से या कभी कभी स्वतः ही दब जाती है, और मर्म स्थानों में किसी तरीके की कोई पीड़ा नहीं पहुंचाती। साध्यता में जैसे मैंने बताया, महागंभीरा एंड व्यपेता असाध्य, शुद्रा एंड अन्नजा साध्य, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी नहीं इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं चिकित्सा सिद्धांत, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया, तो 15 मार्क्स में से 6
मार्क्स, 5 या 6 मार्क्स आपके रहते हैं कि बेसिक जो आपने लिखा है, बाकी 9 और 10 मार्क्स जो है आपकी चिकित्सा के लिए रहते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए आप क्या क्या लिखेंगे, उसके निदान लिखेंगे, उसकी संप्राप्ति और उसके पूर्व रूप याद है तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिए पूर्व रूप को। निदान, संप्राप्ति, उसके बाद भेद कितने हैं और हर भेद के आपको 2-2 लक्षण लिखना है। ठीक है, कौन से भेद हैं, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, शुद्रा और अन्नजा। ठीक है, ये 5 भेद हैं, हर के 2-2 लक्षण आपने लिखने हैं। उसके बाद साध्यता बता देनी है आपने कि जो है महा, व्यपेता और गंभीर ये 3 असाध्य होते हैं और शुद्रजा और अन्नजा जो है साध्य होते हैं। ठीक है, अब आपने हेडिंग डालनी है चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है, आपने हमेशा ऐसे लिखना है चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सिद्धांत / चिकित्सा सूत्र, ऐसे करके आपने लिखना है। उसमें आपने पहले लिखने हैं 8 से 10 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपने फिर क्या लिखनी है, शमन औषधियाँ लिखनी है, वो मैं अभी समझाऊंगी कैसे। ठीक है, तो चिकित्सा, और हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे हर डिजीज़ में। ठीक है, हर डिजीज़ को इसी तरीके से हमने पढ़ना है। फिर अब बात करते हैं इसमें चिकित्सा सिद्धांत की। ठीक है, तो चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले क्या है, हमने निदान परिवर्जन करना है। तो पॉइंट 1 हो गया निदान परिवर्जन। पॉइंट 2 में क्या आएगा, स्नेहन एवं स्वेदन करना है। स्नेहन एवं स्वेदन से होगा क्या कि हिक्का और श्वास से पीड़ित रोगी में सर्वप्रथम वक्ष प्रदेश में यानी चेस्ट रीजन में क्या करना है, सैंधव, लवण और तिल तेल से मर्दन करना है। उसके बाद स्निग्ध द्रव्यों से युक्त स्वेदन करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, जो भी वहाँ पे कफ जमा हो रखा है वो सब मेल्ट आउट हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा। फिर लिखा है वात, कफ, वात शामक औषधियाँ व आहार विहार का सेवन करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट अभी हमने निदान परिवर्जन में देखे। उसके बाद क्या है, वमन करवाएंगे, जो बलवान रोगी है उसमें वमन करा के ग्रथित कफ को बाहर निकालेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेंगे। वमन के बाद क्या करते हैं, धूमपान कराते हैं कि बचा खुचा जो भी कफ है वो सब निकल के बाहर हो। तो वमन के पश्चात धूमपान कराना चाहिए। ये 5 पॉइंट। छठा पॉइंट हो जाएगा योग अभ्यास। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुंभक है, प्राणायाम है, ये सब कराना है। तो आपने चिकित्सा सूत्र या चिकित्सा सिद्धांत ऐसे करके हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने ये 6 पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, फिर आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा 7th पॉइंट करके कि संशोधन, फिर संशोधन में डैश करके लिखिएगा पहले स्नेहन स्वेदन, वमन कर्म, नस्य एंड धूमपान। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट आपने उसमें लिख देने हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना है, शमन औषधियाँ। ठीक है, शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में आपने क्या लिखना है, ये जो ऊपर हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए ये हैं चिकित्सा सूत्र के अंदर आपने ये डालने हैं हेडिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे शमन चिकित्सा। एग्जाम में अक्सर ऐसे बोल दिया जाता है कि हिक्का के लिए आदर्श चिकित्सा मतलब आदर्श पत्र लिखिए। ठीक है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। तो उसमें हमने क्या करना होता है, जैसे ये। ठीक है, इसमें क्या है कि रस औषधियाँ होती हैं, चूर्ण होती है, वटी होती है, अरिष्ट होता है, सब कुछ हमने 2-2 याद करने हैं हर डिजीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे रस औषधियाँ हमने 2 याद रखनी है जो बहुत कॉमनली हमें याद रहे। ठीक है, एक तो जैसे बहुत कॉमन है श्वास कुठार रस, इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं हिक्कांतक रस। ठीक है, श्वास कुठार रस, हिक्कांतक रस और मयूर पिच्छ भस्म। ठीक है, ये 3 आपने ध्यान रखनी है। रस औषधियों की मात्रा हमेशा ध्यान रखिएगा 120 से 250 mg। ठीक है, ग्राम मत कर देना, mg होती है। ठीक है, और अनुपान भी हमेशा ध्यान रखिएगा मधु या उष्ण जल। ये तो रस औषधियों में हिक्का क्या 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 याद हमने रखना है, मयूर पिच्छ भस्म, हिक्कांतक लौ और श्वास कुठार रस। ठीक है, अब फिर वटी की कैटेगरी में भी 2 हमने ध्यान रखने हैं। वटी की मात्रा इतनी रहती है 250 से 500 मिलीग्राम एंड अनुपान इसका भी उष्ण जल है। ठीक है, इसमें जो वटी ध्यान रखेंगे आरोग्यवर्धिनी वटी एंड शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी वटी एंड शंख। फिर थर्ड कैटेगरी आएगी चूर्ण। चूर्ण में भी 2 हम ध्यान रखेंगे, एक हम याद रखेंगे त्रिकटु चूर्ण और एक रखेंगे पिपली चूर्ण। ठीक है, इसकी मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम, ये भी उष्णोदक या शहद के साथ लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वाथ, आसव, अरिष्ट, ये हेडिंग डलेगी चौथी की। इसमें क्या है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे दशमूल का क्वाथ है, पाठासव है, कनकासव है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी मात्रा होती है 20 से 40 ml और ये जल में इक्वल मात्रा में मिला के लेना है। फिर घृत की कैटेगरी में आप याद रखिएगा दशमूलादि घृत, वासा घृत, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इसमें आपने
इतना ही ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है एक आदर्श चिकित्सा पत्र, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन में डला हुआ रहता है कि आपने क्या लिखना है। तो अभी मैंने इसलिए ही याद कराई है आपको, ठीक है, कि दो आप हर चीज़ का दो आपने याद रखना है। जैसे हमने क्या है, रस औषधियों में क्या क्या देखा, मयूर पिच्छ भस्म, इसके अलावा क्या देखा था, श्वास कुठार रस, ठीक है, और हमने क्या देखा था, हिक्कांतक रस, ठीक है। ये 3 आपने याद रखी है। वटी में हमने क्या क्या देखा है, देखिए, आरोग्यवर्धिनी वटी, शंख वटी। चूर्ण में हमने देखा है पिपली चूर्ण एंड त्रिकटु चूर्ण। क्वाथ में हो गया है कनकासव, पाठासव एंड दशमूल क्वाथ। घृत में दशमूल आदि घृत एंड वासा घृत, ठीक है। ये हमने हर कैटेगरी में दो याद कर लिया। अब जब आप चिकित्सा पत्र लिखेंगे ना, तो यही चीज़ें आपने वहाँ लिख देनी है और कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, इन्होंने 2 इन्होंने रस औषधियाँ लिख दी, एक इन्होंने चूर्ण लिख दिया, एक वटी लिख दी, एक इन्होंने अरिष्ट लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी एक चूर्ण लिखा हुआ है। यही सब चीज़ें करनी है और कुछ नहीं है। तो आदर्श चिकित्सा पत्र जब भी आएगा ना, तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे, कुछ नहीं करना है। उसमें एक वटी डाल दो, चूर्ण डाल दो, सब कुछ एक एक डाल दो जो आपने वहाँ कैटेगरी में याद किया। तो आपने हमेशा कैसे डिजीज़ लिखनी है, कोई जैसे मान लीजिए हिक्का आ गया 15 या 20 मार्क्स में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका निदान लिखेंगे, संप्राप्ति लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके भेद लिखेंगे, भेद के बाद आप क्या है उसके लक्षण लिखेंगे, भेद के अनुसार 2 उसके बाद आप क्या करेंगे, साध्यता बताएंगे कि ये 3 साध्य हैं और ये 2 असाध्य हैं। उसके बाद क्या है कि आप हेडिंग डालेंगे चिकित्सा सूत्र या चिकित्सा सिद्धांत। उसके बाद आप चिकित्सा के 5 पॉइंट, कोशिश करिए कि 10 लिख पाएँ, 10 नहीं है तो 5 तो आपने मिनिमम लिखनी ही है, ठीक है। तो 5 आपने चिकित्सा के पॉइंट लिखे। उसके बाद हेडिंग डलेगी शमन औषधियाँ। शमन औषधियाँ में आपने क्या क्या याद किया है, चूर्ण याद किया है, रस औषधि याद की है, चूर्ण याद किया है, ठीक है, वटी याद किया है, आसव अरिष्ट याद किया है, घृत याद किया, ये सब हेडिंग डालेंगे। इन सब के अंदर तो 2 याद किए हैं, वो आपने लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डलानी है आदर्श चिकित्सा पत्र, ठीक है। आदर्श चिकित्सा पत्र पूछा है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी पूछा है तो आप अपनी मर्जी से आदर्श चिकित्सा पत्र करके लिख दीजिए और वहाँ पे इस तरीके का एक प्रिस्क्रिप्शन बना के आ जाइएगा हर डिजीज़ का। इससे क्या है कि आपने चिकित्सा के लिए 2.5-3 पेज लिख दिया और बाकी जो कंटेंट आपने लिखा 1.5-2 पेज में लिखा। तो इससे आराम से अगर 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आराम से 12 नंबर तक तो मिल जाएंगे, अगर 15 का है, ठीक है, और 20 का है तो 15-16 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये सारी बात हो गई हिक्का की। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, पथ्य अपथ्य, ठीक है। जैसे प्राणवायु स्रोतस है, पथ्य अपथ्य पूरे एक्चुअली पूरा सब जगह आप पथ्य अपथ्य सेम ही लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए कि डिजीज़ के हिसाब से कि कौन सा दोष मेनली इन्वॉल्व है उस हिसाब से करिए। तो ये जो प्राणवायु स्रोतस है इसमें सेम ही पथ्य अपथ्य लिख सकते हैं। तो पथ्य में आप यही लिख दीजिएगा, मृदु स्निग्ध भोजन लेना है, पुराना गेहूँ, जौ, साठी चावल, मूंग, बिजौरा नींबू, कपित्थ, परवल, मूली, लहसुन, गोदुग्ध, अजादुग्ध, सैंधव, ये सब आपने लेना है। अपथ्य में गुरु, शीतन, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप, ये वाला पॉइंट पथ्य और पथ्य अपथ्य का पॉइंट कहाँ आप ऐड करेंगे, जो चिकित्सा सूत्र लिखा है आपने, चिकित्सा सिद्धांत के आपने जो 5 या 10 पॉइंट लिखे हैं, उन्हीं में एक पॉइंट आपका पथ्य का बन जाएगा, एक पॉइंट आपका अपथ्य का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखना है डिजीज़ का। सो दैट वाज इट अबाउट हिक्का। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है श्वास, ठीक है, श्वास रोग। हिक्का का कोई एज सच मॉडर्न कोरिलेशन नहीं है, ना आपके सिलेबस में है, तो ठीक है। हिक्का पूछा जाएगा तो केवल आयुर्वेद ही पूछा जाएगा, मॉडर्न आपने लिखना नहीं है। एंड श्वास रोग आएगा तो आपने वहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा लिख देना है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसके निदान आप क्या क्या देखेंगे, निदान वात प्रकोपक निदान, कफ प्रकोपक निदान एंड अन्य निदान। चाहे ऐसे लिखिए या वो ही लिख लीजिए, आहरज, विहारजन, अन्य निदान। क्योंकि ये सारी प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ कहीं ना कहीं वात और कफ की वजह से ही हो रही हैं, तो निदान सबके आप सेम चला देंगे ना, 5-6 जितनी भी डिजीज़ हैं प्राणवायु स्रोतस की, बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वात प्रकोपक निदान में देखिए क्या क्या है, धूम, धूल, वायु का सेवन, शीत स्थान में निवास, अति व्यायाम, अपतर्पण, अति मैथुन, व्यायाम, वमन आदि का अतियोग हो गया हो, दौर्बल्य है, मर्म अभिघात है, वेगो अवरोध है आदि,
विहारज वात प्रकोपक निदान तथा रूक्ष अन्नपान के सेवन से शीतल जलपान विषम आदि आहारज वात प्रकोपक निदान, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, कफ किससे बढ़ेगा? शीत स्थान में रहने से, देवा स्वप्न से, शीत जल स्नान करने से। इसके अलावा माश, तिल, तैल, पिष्ट, शालूक, विष्टम्बी अन्न से, विदाही अन्न से, गुरु अन्न, जलीय मांस, दधी, आम, शीर, इन सब से बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य निदान। अन्य निदान में क्या आएगा? कंठ या उरा प्रदेश पे आघात लग गया है, विबंध हो गया है, इससे क्या है? श्वास रोग के कारण है। इसके अलावा पांडु है, अतिसार है, छर्दी, अल्सक, विसूचिका, ये प्रतिशाय, क्षय, रक्तपित्त, विष, उदावर्त, ज्वर, ये सब क्या है? श्वास रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब श्वास रोग के निदान अर्थ का रोग है। ठीक है, इसके अलावा ये इसके सारे निदान हो गए। अब आपने क्या ध्यान रखना है इसका? अब आपने इसका संप्राप्ति चक्र याद रखना है। संप्राप्ति चक्र में देखिए, निदान का सेवन होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो वात बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा कफ। ठीक है, कफ से क्या होगा? अग्निमांद होगा, आम विष उत्पन्न होगा। ये क्या करेगा? रस धातु की दुष्टि करेगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि से क्या होगा? वो स्रोतस को ब्लॉक करेगा और प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होने से विमार्गमन हो जाएगा। ठीक है, नीचे जानी चाहिए लेकिन उसको तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर आने लगेगी, श्वास में कष्ट होगी और श्वास रोग उत्पन्न होगा। वात प्रकोप से भी देखिए क्या हो रहा है, एक तो यही है कि इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ कफ, जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो रहा है, और ये डायरेक्टली भी श्वास रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसकी संप्राप्ति ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? इसके भेद याद करने हैं। तो इसके भी भेद जो है 5 हैं। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास एंड क्षुद्र श्वास। ठीक है, महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, क्षुद्र। महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, क्षुद्र, ऐसे अपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये देखिए, इसमें बताया हुआ है कि कौन सा दोष, ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है तो ये आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए महाश्वास जो है वात प्रधान होता है, ऊर्ध्व श्वास वात प्रधान, छिन्न श्वास कफ एंड वात प्रधान, तमक श्वास कफ प्रधान, क्षुद्र श्वास वात प्रधान। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखिए, केवल एक तमक श्वास ऐसा है जो अकेला कफ प्रधान है। छिन्न श्वास, देखिए छिन्न के नाम से ही पता चल रहा है, छिन्न यानी कोई दो चीज़ें होंगी, टूट रहा होगा, तो दो चीज़ें क्या है? वात और कफ। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है वात एंड कफ का इन्वॉल्वमेंट है। तमक में ध्यान रखना है केवल कफ, बाकी सब में वात। ठीक है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, शूद्र। शूद्र में, महा में या ऊर्ध्व में वात है, तमक में केवल कफ है, एंड छिन्न श्वास में नाम से पता चल रहा है छिन्न यानी कुछ टूट रहा होगा, दो होंगे तो कफ एंड वात होगा इसमें। ठीक है, अब इनके लक्षण याद करेंगे। तो महाश्वास, ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे एक इसका बिल्कुल पर्टिकुलर लक्षण होता है कि उन्मत्त सांड के समान गर्जन युक्त शब्द आएगा। ठीक है, इसके अलावा नेत्र उसके चंचल हो जाएंगे। चंचल हो जाने का मतलब है कि बहुत रैपिड आई मूवमेंट होगा उसका। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाएगा, कुछ उसे अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। मुख व नेत्र फैले हुए रहेंगे, वाणी कम हो जाएगी, रोगी का संज्ञा रहित होकर भी झुककर श्वास लेता है, मतलब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहेगी, इन शॉर्ट ये बोला हुआ है। और श्वास की ध्वनि दूर से ही सुनाई देती है। एक बात ये, एक बात ये। ठीक है, ये और ये थर्ड पॉइंट, ये तीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये महाश्वास के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्मत्त सांड के गर्जन के समान शब्द आएगा, श्वास की ध्वनि दूर से ही सुनाई देगी और नेत्र चंचल हो जाते हैं। ठीक है, ये। इसके अलावा अब बात करते हैं ऊर्ध्व श्वास। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है ऊर्ध्व। महाश्वास क्यों रखा था? क्योंकि वो सांड के जैसे बहुत तेज उसकी सांस लेने की आवाज़ आती है, और जो ऊर्ध्व श्वास होता है इसमें क्या है, आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं, इसीलिए इसका नाम ऊर्ध्व श्वास रखा है। तो रोगी की दृष्टि क्या है, ऊपर की ओर अटक जाती है, इतना उसको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, इसीलिए इसे ऊर्ध्व श्वास बोला है। इससे पहले जो हमने महाश्वास पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें नेत्र चंचल थे, रैपिड आई मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेत्र ऊपर की ओर हो जाते हैं।
इसके अलावा क्या है, प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन हो जाता है एंड शॉर्ट इंस्पिरेशन, देर तक श्वास छोड़ता है, ठीक है, देर तक श्वास छोड़ता है और इनहेल करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ये बेचैनी के साथ रोगी का मुख बार बार सूखता रहता है, आंखों के आगे अंधेरा होता है, तम प्रवेश है, बार बार बेहोश हो जाता है सांस लेते लेते, ये सब। फिर छिन्न श्वास की बात करते हैं। छिन्न, इसके नाम से पता चल रहा है कोई टूट रही है चीज़, ठीक है। जैसे टूट रहे थे तो दो दोष आ गए, वात एंड कफ, ऐसे ही टूट रहा है तो यहाँ पे सांस लेने में भी यही है कि रोगी रुक रुक कर श्वास लेता है, मर्म स्थान पर पीड़ा होने से थोड़ी देर के लिए श्वास लेना बंद कर देता है, ठीक है। क्यों रुक रुक के लेता है? क्योंकि मर्म स्थान में पीड़ा हो रही है। इसके अलावा बेहोश होता है यहाँ पे भी, और एक आंख लाल रहती है तथा नेत्र अश्रुपूर्ण रहते हैं। संज्ञा हानि, मुख शोष, वर्ण वैकृति, प्रलाप, नेत्र नीचे झुकना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब बात आती है तमक श्वास। जैसे श्वास आए तो आप पूरा ब्रोंकियल अस्थमा वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर श्वास में से भी कोई एक डिजीज़ बोली जाए कि कौन सी चाहिए, तो कौन सी है जो ये तमक श्वास को करवाएगी? तमक श्वास जो है ब्रोंकियल अस्थमा से ज़्यादा कोरिलेट करता है, ठीक है। अब देखते हैं तमक श्वास, इसीलिए तमक श्वास को इन्होंने अलग से भी बताया। हो सकता है कि एग्जाम में आपको पूरा का पूरा श्वास पूछ ले, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में केवल तमक श्वास बोले, ठीक है। तो चाहे श्वास आए पूरा या तमक श्वास आए, दोनों में ही आपने मॉडर्न में ब्रोंकियल अस्थमा भी लिखना है। बात करते हैं तमक श्वास की। तो तमक श्वास में क्या है, इसमें आपने संप्राप्ति चक्र इसका ध्यान रखना है कि निदान का सेवन करेंगे, ठीक है। एक होता है सन्निकृष्ट और एक होता है विपकृष्ट निदान। सन्निकृष्ट यानी कि इमीडिएटली, विपकृष्ट माने कि थोड़ा लेट करेगा। जैसे कि है वात प्रकोपक आहार विहार लेंगे तो एकदम से ब्रोंकियल अस्थमा जो है ट्रिगर हो जाएगा, शीत ऋतु में, वर्षा में, इन सब में भी हो सकता है। तो बेसिकली निदान सेवन से होगा क्या, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कफ का जो है मार्ग अवरोध हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वात का प्रकोप होगा और वायु का विमार्गमन हो जाएगा, वायु ऊपर की ओर जाएगी एंड तमक श्वास उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब तमक श्वास के लक्षण क्या क्या होते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि श्वास होने से रोगी जो है तम प्रवेश की अनुभूति करता है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि वो अंधकार में डूब रहा है, ऐसा उसे फील होगा और निश्चेष्ट हो जाएगा, एकदम बेहोश हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बहुत लक्षण हैं, आपने इसके कम से कम 8-10 पॉइंट आपने इसके ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एक होता है कि श्वास कष्ट होने से रोगी तम प्रवेश में अनुभूति करता है, ठीक है, बेहोश हो जाएगा। इसके अलावा प्राणवायु स्रोतस में जमे हुए कफ को निकालने के लिए वो बार बार खांसता है, ठीक है। इसलिए बॉडी क्या चाहती है, कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल है तो बॉडी उसको एक्सपेल आउट करना चाहती है। तो क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कफ भरा हुआ है, इतना म्यूकस है, बॉडी क्या उसको खांस खांस के बाहर निकालना चाहिए। तो इसीलिए इन पेशेंट्स में क्या है कि बार बार कास का वेग आता है। कास के साथ कफ निकल जाने से रोगी को लाभ मिलता है। कास के साथ अगर कफ निकल जाए तो उसे आराम मिलेगा, क्योंकि म्यूकस निकल गया, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो एयरवे क्लियर हुआ है। इसके अलावा अन्यथा खांसते खांसते रोगी मूर्छित हो जाता है। बार बार कास से रोगी में स्वरभेद हो जाता है, रोगी को बोलने में कष्ट होता है, वह रोगी बहुत कष्ट के साथ छोटे छोटे वाक्य बोल पाता है, ठीक है। मतलब फ्लुएंटली वो इतना नहीं बोल पाएगा, उसको डिफिकल्टी इन टॉकिंग भी होगा। इसके अलावा रोगी को लेटने पर रोगी क्या है, लेटेगा तो उसको तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि लेटने पर क्या होता है, प्रतिलोम हुई वायु पार्श्व में प्रवेश कर जाती है और फ्लैंक्स को जो है जकड़ लेती है। इसी कारण से रोगी को निद्रा भी बहुत कष्ट से आती है। बैठने पर रोगी को आराम मिलता है, लेटने पे उसे तकलीफ होती है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। रोगी श्वास को बाहर निकालने के लिए उरस की मांसपेशियों का सहारा लेता है, इंटरकोस्टल मसल्स का वो हेल्प लेता है टू एक्सपेल आउट एयर, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने के लिए वो इसका सहारा लेता है। इसके अलावा रोगी क्या है, उष्ण सेक और उष्ण पदार्थों से उसको सेवन मिलता है, क्योंकि ये जो तमक श्वास है वो क्या है, कफाधिक्य से होने वाला है। फिर लिखा है श्वास कष्ट के कारण रोगी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखती है, क्योंकि उसे इतनी डिफिकल्टी हो रही है तो क्या है, स्वेट, यहाँ पे उसको पसीना दिखेगा तथा रोगी के पसीने से जो है तरबतर रहता है, आंखें बाहर की ओर निकलने लगती हैं और मुख उसका सूख जाता है। इसके अलावा लिखा है श्वास का वेग आकाश में बादल
होने पर ऋतु में, शीत ऋतु में एवं प्रातः काल में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। रोगी जो है अत्यंत दुर्बल हो जाता है। इसके अलावा ठीक है, अब ये आपने ध्यान रखना है, तमक श्वास के दो भेद हैं। टोटल श्वास कितना है, 5 तरीके का है। उसमें भी जो तमक श्वास है वो क्या है, उसके दो भेद होते हैं, प्रतमक श्वास एंड संतमक श्वास। मैं देखिए, श्वास पूरा अपने आप में भी क्वेश्चन आ सकता है और केवल तमक श्वास भी एक अलग सा क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आपने दोनों को उस वे में पढ़ना है। फिर अब बात करते हैं प्रथमक श्वास क्या होता है। प्रथमक श्वास में मेनली क्या है, तमक श्वास के सारे लक्षण आएंगे, प्लस यहाँ पे ज्वर और मूर्छा रहेगी, तो वो प्रथमक श्वास है। ठीक है, पित्त अनुबंध है यहाँ पे, और शीत पदार्थों से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन जो संतमक श्वास है वहाँ पे क्या है कि शीत उपचार से ये शांत होगा और रोगी को लगेगा कि वो अंधकार में पड़ा हुआ है, ऐसा उसको महसूस होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। संतमक और प्रथमक श्वास में वात पित्त की कफ आधिक्यता होती है, परंतु पित्त अनुबंध होने से शीत पदार्थों में उसको लाभ मिलता है, ऐसा आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा विशिष्ट लक्षण तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कपोत के उरस समगोल वृक्ष हो जाता है, यानी बैरल शेप चेस्ट हो जाती है। फुसफुसों में शुष्क और आर्द्र ध्वनि निकलती है। रेल्स एंड रोंकाई आर प्रेजेंट ऑन ऑस्कल्टेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेथ साउंड है। इसके अलावा कपोतवन कुर्जन देखने के लिए मिलती है। शुद्र श्वास में अब हम 5th टाइप का श्वास पढ़ रहे हैं, शुद्र श्वास। ठीक है, देखिए हमने कौन कौन से श्वास पढ़े हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास एंड शुद्र श्वास अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए शुद्र श्वास में आपने क्या ध्यान रखना है कि शुद्र श्वास में अन्य श्वासों की तरह रोगी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, इजीली क्योरेबल है। थोड़ा विश्राम करने पर श्वास का वेग अपने आप शांत हो जाता है। शुद्र श्वास केवल लक्षण मात्र है, अनेक रोगों में दौर्बल्य के कारण शुद्र श्वास उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये कोई एक अपने आप में बड़ी डिजीज नहीं है, कोई दूसरी बीमारियां हुई हैं तो उनके साथ ये हो जाएगा और बहुत इजीली क्योर होता है शुद्र श्वास। ठीक है, साध्यता में आप इनके लक्षणों से समझ गए होंगे। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास असाध्य होते हैं। ठीक है, और नया जो तमक श्वास है वो साध्य है, लेकिन जो जीर्ण है वो कृत साध्य है। दुर्बल रोगी के लिए तमक श्वास असाध्य है। शुद्र रोग जो है, शुद्र श्वास भी साध्य होता है इजीली। अब बात करते हैं चिकित्सा सिद्धांत की। चिकित्सा सिद्धांत में आपने क्या करना है, 10 पॉइंट लिखने हैं अगेन, और फिर 10 पॉइंट लिखने के बाद ये जो शमन औषधियाँ हैं इनमें से आपने 2-2 सबके याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। 10 आप चिकित्सा के क्या पॉइंट लिखेंगे, तो 10 पॉइंट देखिए। सबसे पहले क्या है, निदान परिवर्जन करना है। जो भी निदान परिवर्जन करना है, श्वास से पीड़ित मनुष्य को सर्वप्रथम सैंधव लवण, ये जैसा हमने वहाँ पे किया था ना हिक्का में कि चेस्ट रीजन में उसके सैंधव लवण और तेल से मर्दन किया था, जिससे क्या है वहाँ पे ग्रथित कफ मेल्ट आउट होके बाहर निकले। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है कि हमने क्या करना है कि श्वास से पीड़ित मनुष्य को सर्वप्रथम सैंधव लवण और तेल से वक्ष प्रदेश पे मर्दन कर देना है। फिर क्या करना है, वही नाड़ी स्वेद करना है, पस्तर स्वेद। आपने ये सब सेम पॉइंट है ऊपर वाली। ठीक है, क्या इससे होगा, क्या इस प्रकार स्नेहन स्वेदन करने से श्रोतसों में गांठ के समान बना हुआ कफ द्रवीभूत हो जाता है एवं श्रोतस मृदु हो जाते हैं, और फलस्वरूप क्या है, वायु का अनुलोमन होने लगता है। ये सारी बातें हमने ध्यान रखनी है। फिर 3rd पॉइंट क्या करेंगे हम, जैसे वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, हिक्का में भी क्या कर रहे थे हम लोग, ये एक सेकेंड, हाँ, हिक्का में भी हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे भी हम लोग वमन करा दे रहे थे, स्नेहन स्वेदन करा के कफ को मेल्ट कराएंगे, देन हम वमन करा रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन के पश्चात श्लेष्म वृद्धि के लिए स्निग्ध भोजन करा के वमन करा देंगे। फिर क्या होगा, वमन द्वारा कफ निकल जाने पर जो श्रोतसों का अवरोध है वो कम हो जाता है और रोगी को आराम मिलता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो सेम ही है जो हमने हिक्का में पढ़े हैं, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हिक्का में भी लिखेंगे। उसके बाद वमन के बाद वहाँ भी क्या करा रहे थे, धूमपान, तो यहाँ पे भी हमने क्या कराना है, धूमपान। ठीक है, हमने यहाँ पे भी धूमपान कराना है। इससे क्या होगा कि जो हमने वमन के द्वारा कफ बाहर निकाला, बचा खुचा कहीं पे भी अगर कफ है थोड़ा बहुत, वो भी इस धूमपान के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वमन कराने के बाद श्रोतसों में लीन दोषों के हरण के लिए धूमपान करना चाहिए। उसके बाद क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट 5th पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे,
स्वर भेद, अतिसार, रक्तपित्त, दाह आदि उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हुए श्वास के रोग की चिकित्सा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव मधुर, स्निग्ध एवं शीतल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा आप क्या ध्यान रखेंगे? ये ऐसा बहुत रटने वाला नहीं है, बेसिक आपको पता है तो आप आराम से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए वमन के बाद क्या होगा? वमन के बाद उसकी वात की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके नाशक वात शामक द्रव्य हम उसको खिला देंगे। तो क्या वो ही बोला है कि वमन के पश्चात वात की वृद्धि होने पर हमें वात शामक, मांसरस आदि का भोजन उसको करवा देना है। फिर लिखा है ऐसे रोगी जिनमें कफ उत्क्लेश ना हुआ हो एवं स्वेदन भी ना कराया गया हो, उनमें वमन नहीं कराना चाहिए। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कास रोग से युक्त तथा स्वर भंग से युक्त श्वास रोग में वमन कराना चाहिए। तमक श्वास से पीड़ित पेशेंट्स में हमको क्या है? विरेचन कराना चाहिए। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि किसमें हमने वमन कराना है और कहाँ पे इन्होंने विरेचन के लिए बोला हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है कि कास रोग से युक्त तथा स्वर भंग से युक्त जो भी श्वास रोग है उसमें वमन कराएंगे, बाकी जो तमक श्वास है उसमें विरेचन कराएंगे। फिर लिखा है जो आहार विहार तथा औषधियाँ कफ शामक होती हैं, उष्ण हो, वायु का अनुलोमन करती हैं, वे श्वास के रोगी के लिए लाभदायक है। ये तो कॉमन सेंस है कि ये रोग हो ही किससे रहा है? वात और कफ की वजह से। तो अगर उसको शांत करने वाली औषध दे दी हमने तो अपने आप ही जो है श्वास रोग ठीक हो जाएगा। तो यही इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा फिर एक आप लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 10 पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें श्वास वाले में। तो आप इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो औषध या अन्नपान वात कारक एवं कफ नाशक हो, जो औषध अन्नपान कफ कराकर एक काम करिए, ये वाला ना लिख के 10th पॉइंट में आप इसके पथ्य लिख दीजिएगा, ठीक है। वो ही वाले पथ्य आपने यहाँ पे भी लिखने हैं जो हमने हिक्का में देखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनता है अब वो शमन औषधियाँ, यहाँ पे भी हमने ध्यान रखनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम सेम चीज़ें याद कर पाए पूरा इसमें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमने याद करनी है रस औषधियाँ, ठीक है। रस औषधियाँ में यहाँ पे एक तो होता है श्वास काश चिंतामणि रस, ठीक है, महालक्ष्मी विलास रस, ये आपने श्वास कुठार रस, ये सब आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कफ कुठार रस, श्वास कुठार रस, ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वटी में हम क्या ध्यान रखेंगे? ये तो बहुत कॉमनली हमें पता है, जुकाम वगैरह के लिए हमारे हॉस्पिटल में क्या दी जाती है? व्योषादि वटी, लवंगादि वटी, ये सब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चूर्ण में क्या याद रखेंगे? चूर्ण में याद रखिएगा कूष्मांड चूर्ण, मुक्तादि चूर्ण, यहाँ पे भी मुक्ता पिष्टि याद रख लीजिए तो आप याद रहेगा कि श्वास में मुक्ता का यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा शट्यादि चूर्ण, श्रृंगादि चूर्ण, श्रृंगादि और शट्यादि चूर्ण तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है क्वाथ। क्वाथ में क्या देंगे? तो यहाँ पे दशमूल क्वाथ दे देंगे, वासादि क्वाथ, पाठासव, कनकासव, ये इतना नहीं याद हो रहा तो पाठासव, कनकासव और दशमूल क्वाथ, ये ऊपर भी दे रहे थे और यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद अब घृत में बात करें तो घृत में हम दशमूल आदि घृत दे देंगे, ठीक है। चंदनाद घृत दे देंगे। अवलय में जो भी याद हो जाए, हरिद्रा खंड बहुत अच्छा होता है। व्याघ्र हरित की, ये आपने ध्यान रखना है। व्याघ्र हरित की कहाँ है? श्वास में है, ये ध्यान रखेंगे। चित्रक हरित की इज ऑल्सो इन श्वास, ऐसा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब रसायन में तो बहुत ईजी है, च्यवनप्राश हमने ध्यान रखना है। देखिए मात्रा सब जगह सेम चलेगी, माने कि जो रस औषधियाँ उसकी 120 से 250 mg, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए 125 से 2 mg, ठीक है। 250 आप चाहे तो शहद लिखें, चाहे तो आप उष्ण जल लिख दें। उसके अलावा वटी की भी सेम रहती है, 250 से 500 mg। चूर्ण हमेशा 3 से 6 ग्राम चलता है। उष्णोदक या शहद, सबका अनुपान आपने यही लिखना है। फिर उसके अलावा आसावरिश, जैसे मैंने बताया था 20 से 40 ml एक स्टैंडर्ड डोज है, वो ध्यान रखिए, संभाग जल के साथ लेते हैं। इसके अलावा घृत आप 10 से 20 ml लेते हैं उष्ण जल या दुग्ध के साथ। अवले हम लोग लेते हैं 20 ग्राम, ऐसे ध्यान रखिएगा। बाकी रसायन भी 20 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा एकल औषधियाँ कुछ याद रह ले तो देखिएगा कि कौन सी अच्छी हैं श्वास के लिए। तो हरिद्रा है, वासा है, पुष्कर मूल है, इसके अलावा भारंगी है, अभरक है, ये सब, ठीक है।
अब आदर्श चिकित्सा पत्र जैसे मैंने आपको बताया था वही कि एक रस डालिए, एक चूर्ण डालिए, वटी डालिए, उस हिसाब से ऐसे आपने बना के प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। और पथ्य में तो मैंने बताया था, जो हमने श्वास और कास वाले में जो हमने हिक्का में पढ़ा है ना, वो ही सारा है, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और हिक्का पूरे प्राणवायु स्रोतस में आप वही चला सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रोंकियल अस्थमा तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा 2 डिजीज़ प्राणवायु स्रोतस की, एक हमने कवर किया हिक्का और एक हमने कवर किया श्वास, ठीक है। अब आगे जो है इसकी और प्राणवायु स्रोतस की वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।